dreamers, welcome to the Kalpana Nursing classes. मैं पुष्पेंद्र सिंघल स्वागत करता हूं आपका फिर से इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उस सब्जेक्ट में से इम्पॉर्टेंट सिस्टम है नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसे लोग पढ़ना भी नहीं चाहते, पढ़ाना भी नहीं चाहते, और पढ़ाना भी चाहते हैं तो पढ़ा नहीं पाते, और पढ़ने वाले पढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो रीज़न है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी इसको इजी वे में समझने का अपन प्रयास करेंगे। मैं ट्राई करूँगा आपको अच्छी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में समझाने की, थोड़ा अपनी बोलेगी एक तरह से सिंपल वे में समझाने की, ताकि आपको दिमाग पर, अपन को किताबी भाषा से मतलब नहीं है, अपन को सिंपली अपन को यदि क्वेश्चन आ जाए तो अपन को सिंपली सुपरफिशियल जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले तो, और सब सुपरफिशियल क्वेश्चन आते हैं वो भी हमसे हल नहीं हो पाता क्योंकि हम उसको वो भी नहीं पढ़ा होता हमने, हम उतना भी पढ़ने का उसको टच करने की कोशिश नहीं करते नर्वस सिस्टम को। एकेडमिक के दौरान भी देखा जाता है कि सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है, सारे सिस्टम हो जाने के बाद में सबसे लास्ट में नर्वस सिस्टम को छेड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा टिपिकल है उसको समझना। लेकिन मेरा मानना यही है कि ये जो नर्वस सिस्टम है इसको जितना इससे डरते हैं, ठीक है, उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि इसको सबसे पहले पढ़ा दिया जाए, ठीक है, बच्चों को यदि इसको सबसे पहले पढ़ाया जाए तो ऑल बॉडी सिस्टम जो होते हैं वो भी समझने में आसानी रहती है, और बहुत ईजी वे में ऑल बॉडी सिस्टम भी समझ में आ जाता है। यदि आप सबको पढ़ करके लास्ट में नर्वस सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करोगे तो समझ में नहीं आएगा। मेरा मानना यही है कि सबसे पहले नर्वस सिस्टम को कंप्लीट किया जाए, उसके बाद में हम क्या करें, दूसरे सिस्टम्स को पढ़ें। तो मैं पुष्पेंद्र कलवा नर्सिंग क्लासेज में फिर से आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारा ये नया प्लेटफॉर्म है, धीरे धीरे हम अलग अलग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आज मैंने नर्वस सिस्टम का टॉपिक लिया है, इसमें से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बनने लायक जो टॉपिक है उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभार एग्ज़ाम में आ जाता है, और जब कभी एग्ज़ाम में आता है तो छोटे से छोटा एक क्वेश्चन भी क्या होता है, मैटर कर जाता है सिलेक्शन के बीच में और हमारे फेलियर के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि वही कभी कभार आता है, लेकिन जब आता है तो सिलेक्शन और फेलियर के बीच में हमारा डिफरेंस पैदा कर देता है। तो हमें इसको अवॉइड नहीं करना है, तो इसलिए मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो आप चलो आज हम स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि CVS है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड है, ठीक है, एंटी ह्यूमैनिटी सिस्टम है, स्किन है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, और भी 2-3 सिस्टम और हैं, ठीक है। तो उन सिस्टम्स के अंदर नर्वस सिस्टम खुद है, ठीक है। तो उन सिस्टम के अंदर सबके अलग अलग फंक्शंस है। CVS का काम क्या है, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम है। ब्लड खुद क्या करता है, प्लाज्मा और उससे बना होता है, ठीक है, या न्यूट्रिएंट पहुंचाने का, न्यूट्रिएंट सप्लाई का काम करता है, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। उसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, मूवमेंट के अंदर, लोकोमोशन के अंदर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का काम होता है। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रजनन से रिलेटेड है, ठीक है, संतति उत्पन्न करने से रिलेटेड है। आपका यूरिनरी सिस्टम है, आपका ब्रेस्ट प्रोडक्ट के एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा अपन यदि बात करें तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन गैस या गैसेस के एक्सचेंज से रिलेटेड है ना, आपकी रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। इसी तरह से आपका यहाँ पर एक एंडोक्राइन सिस्टम है आपका, ठीक है, वो अपने हार्मोन्स को या फिर बॉडी की जो केमिस्ट्री है उससे रिलेटेड है, बॉडी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बॉडी केमिस्ट्री के द्वारा बॉडी की इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के पर्पज से है। आपका एक ENT आता है, ठीक है, आपका ईयर नोज थ्रोट का आता है, आई डिसऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, आई डिसऑर्डर नहीं, सॉरी, आई वाला पार्ट आता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग फंक्शन रखती है अपने आप में। तो उनमें से बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर 2 सिस्टम ऐसे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर 2 सिस्टम ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी को और जितने भी मैंने नाम लिए हैं, ऑल जो अदर सिस्टम है, CVS हो, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी हो, मस्कुलोस्केलेटल हो, ठीक है, आपका आई हो, ENT हो, ठीक है, इन सबको क्या करता है,
कोऑर्डिनेशन का काम करता है, उनके साथ बैलेंस बनाने का काम करता है, कोई समस्या हो जाए तो उसको मेंटेन करने का काम करता है, यानी उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारे जो है उन सबको कंट्रोल और मैनेज करने का काम, कोऑर्डिनेट करने का काम बॉडी के अंदर 2 सिस्टम करते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली याद रखना है, बॉडी के अंदर 2 सिस्टम ऐसे हैं जो पूरी बॉडी को, ऑल बॉडी सिस्टम ऑर्गन को क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, और क्या काम करते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। तो कौन कौन से सिस्टम है आपका? पहला तो है आपका, चलो पहला तो है आपका नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, थोड़ा मेरे साथ चलने की कोशिश कीजिएगा। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम ये 2 बॉडी सिस्टम है, दोनों ही क्या करते हैं, दोनों का ही काम क्या है, कंट्रोल करना है और कोऑर्डिनेशन करने का काम है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम है किसका? ऑल टू ऑल बॉडी ऑर्गन सिस्टम। ऑल बॉडी ऑर्गन सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल और करने का काम है। लेकिन 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 यहाँ पर बात आती है, एंडोक्राइन का काम क्या है और नर्वस का काम है, दोनों ही काम करते हैं, काम तो दोनों ही करते हैं, लेकिन लेकिन ये क्या करते हैं, दे कैन, ये क्या करते हैं, दोनों एक साथ भी काम कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प से भी काम कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते, अलग अलग भी काम कर सकते हैं। दे कैन फंक्शन एज टूगेदर और इंडिपेंडेंटली। कभी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ साथ काम करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं, यानी कि विद और विदाउट हेल्प ऑफ ईच अदर, विद और विदाउट हेल्प ऑफ ईच अदर। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में फंक्शन करते हैं, किस लिए, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का काम, ऑल बॉडी सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करने का काम करते हैं। ठीक है, इनमें से जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इनमें से जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है वो रिलेटिवली क्या करता है, वो आपका रिलेटिवली स्लो वर्क करता है। ठीक है, स्लोअर होता है, जबकि आपका जो नर्वस सिस्टम है, वो थोड़ा फास्टर काम करता है। फास्टर क्या, क्विकर काम करता है, एक शब्द यूज कर लो आप तो, क्विकर, यानी कि फास्टर से भी फास्टर काम करता है, क्विकर देन एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन 2 सिस्टम है आपके बॉडी में, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, लेकिन दोनों साथ भी काम कर सकते हैं, दोनों अलग अलग भी काम कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प से भी काम कर सकते हैं, एक दूसरे की बिना हेल्प के भी काम कर सकते हैं। दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का काम करने का थोड़ा स्पीड मैटर करती है। एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा स्लो काम करता है, जबकि आपका नर्वस सिस्टम में थोड़ा फास्ट काम करता है। जैसे जैसे कि मैंने बताया आपको, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, मान लो कि किसी गर्म चीज़ पर या हॉट वाटर में क्या चला गया, किसी पर्सन का, इंडिविजुअल का हाथ चला गया। ठीक है, या फिर निडल क्या हुई है, प्रिक हुई है, या निडल प्रिक की कंडीशन में, हमको क्या क्या करता है, आपका हाथ क्या होता है, तुरंत क्या होता है, मूव अवे हो जाता है, आपका हाथ क्या होता है वहाँ पर, मूव अवे हो जाता है इमीडिएटली। तो ये जो प्रोसेस जो हो रही है, ये किसकी देन है, आपके नर्वस सिस्टम की देन है। यदि नर्वस सिस्टम नहीं होता तो आप वहाँ पर जल सकते थे, आपकी वहाँ पर इंजरी हो सकती थी, या बर्न इंजरी हो सकती थी, या कुछ और हो सकता था वहाँ पर। ठीक है, तो निडल प्रिक होना, हॉट वाटर या ऐसी कंडीशन के अंदर आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स की ज़रूरत होती है। जब कभी भी आपके इमीडिएट रेस्पॉन्स आता है किसी भी चीज़ का, जब कभी किसी भी स्टिमुलस के प्रति आपका इमीडिएट रेस्पॉन्स आता है, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना कौन सा नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है, वहाँ पर नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है, तुरंत इमीडिएट रेस्पॉन्स के अंदर। लेकिन मान लो दूसरी कंडीशन ये है, मान लो कोई पेशेंट है, उसको क्या हुआ है, हाइपोग्लाइसेमिया हुआ है, उस पेशेंट को क्या हुआ है, हाइपोग्लाइसेमिया हुआ है। ठीक है, या फिर क्या हुआ है, बीपी कम हुआ है। ठीक है, ऐसी कंडीशन के अंदर, तो हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन के अंदर अपन ने देखा कि आरबीएस क्या हो गया, उसका लो हो गया, तो उस आरबीएस को बॉडी क्या करेगी, कंपनसेट करने की कोशिश करेगी, बॉडी क्या करेगी, कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। ठीक, कैसे कंपनसेशन करेगी वो, हार्मोन्स के द्वारा, किसके द्वारा,
हार्मोन्स के द्वारा आपका एंडोक्राइन सिस्टम क्या करेगा, वहाँ पर वर्क करेगा, नर्वस सिस्टम भी वर्क करेगा, लेकिन वहाँ पर हार्मोन्स के द्वारा एंडोक्राइन सिस्टम भी वर्क करेगा। जब एंडोक्राइन सिस्टम वहाँ पर वर्क करेगा तो वो थोड़ा स्लो मैनर में काम करता है, और उसको उस आरबीएस को मैनेज करने के अंदर 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, तो 5 से 6 घंटे का समय उसको चाहिए, या फिर 3 से 4 घंटे का, 3 से 6 घंटे का समय उसको चाहिए, थोड़ा टाइम टेकन होता है। कौन, आपका एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा स्लो वर्क करता है नर्वस सिस्टम के कंपेयर में। तो आपको ये याद रखना, ये सिंपली यहाँ पर क्या है, इसका डिफरेंस है। ठीक है, इस नर्वस सिस्टम को, यदि अपन नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम को हम सिंपली इंटीग्रेटिव सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश नाम याद रखने के लिए है। ठीक है, इंग्लिश मतलब ग्रामर के तरीके से वो पूछ सकता है, बाकी कुछ ऐसा इसके अंदर है नहीं है। कि इंटीग्रेटिव सिस्टम का मतलब है कि सभी ऑर्गन सिस्टम को समेकित करने का काम कर रहा है, समेटने का काम कर रहा है, एक जगह लाने का काम कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है, कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेटिव सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात अपन यदि बात करें, कि भाई जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो आपका नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, मैंने बताया कि कभी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ साथ भी वर्क करते हैं। तो इन दोनों को टुगेदर, एक साथ हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम एक साथ क्या बोलते हैं, पर यहाँ पर सुपर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन दोनों को सुपर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे कि सुपर सिस्टम ऑफ द बॉडी कौन सा है, तो आपको याद रखना नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों को अपन साथ में क्या बोलते हैं, सुपर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात अपन याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे सारे क्वेश्चन अपन को यहाँ से बनते हैं। अब यदि अपन बात करें कि जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो आपका एनएस है, इसका कंपोजिशन क्या है, या फिर इसका आपको बोले कि कंपोजिशन को बोले तो इसका मेकअप क्या है, नर्वस सिस्टम बना कैसे है। ठीक है, इसका मेकअप क्या है, तो उस मेकअप के लिए अपन को याद रखना है कि अपन सिंपल सी बात जानते हैं कि बॉडी किससे बनती है, सिस्टम से मिलकर बनी होती है। सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, ऑर्गन से मिलकर बना होता है। ऑर्गन किससे मिलकर बना होता है, टिश्यू से मिलकर बना होता है। टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। तो सिंपल सी बात है, नर्वस सिस्टम की अपन बात करें तो नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होगा, किससे मिलकर बना होगा, अपन आंसर आएगा यहाँ पर कि भाई नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो हमें सिंपल सी आंसर क्या है, यहाँ पर नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट हुआ, कोई पूछे नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, तो बोलना है यहाँ पर नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब यदि अपन टिश्यूज की बात करें, भाई टिश्यू भी बॉडी में अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, ये तो नर्वस टिश्यू की बात की, ये तो एक तरह का टिश्यू हो गया आपका, कौन सा, ये तो आपका एक तरह का टिश्यू हो गया आपका नर्वस टिश्यू। लेकिन बॉडी में कितने होते हैं टोटल, 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। तो बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, 4 में से कौन कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है आपका एपिथेलियल, याद है। तीसरा आपका होता है मस्कुलर, चौथा कौन सा होता है आपका कनेक्टिव। ये 4 तरह के क्या होते हैं आपके, पहला हो गया नर्वस, दूसरा एपिथेलियल, तीसरा मस्कुलर, चौथा कनेक्टिव टिश्यू। ये 4 तरह के बॉडी के अंदर टिश्यू होते हैं। इन सबके अलग अलग काम है। नर्वस टिश्यू का काम जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका काम क्या होता है, एक्साइटेशन होता है। ठीक है, स्टिमुलस ग्रहण करता है, स्टिमुलस ग्रहण करके उसका करता है एक्साइट होता है, और एक्साइट होने के बाद में क्या करता है, वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो ऑर्डर मिला होता है, ठीक है, जो स्टिमुलस आया है, उस स्टिमुलस को कंडक्ट करने का काम करता है कौन, नर्वस सिस्टम। तो एक्साइटेशन और कंडक्शन। ठीक है, नर्वस टिश्यू की जो सेल्स है वो एक्साइटेटरी नेचर की होती है। 2 तरह की सेल्स होती है, एक नॉन एक्साइटेटरी होती है, एक एक्साइटेटरी होती है, आगे चल के बात करेंगे। तो नर्वस टिश्यू का काम क्या है, सिंपली आपको याद रखना, पहला काम है एक्साइटेशन, एक्साइटेटरी काम है, दूसरा है कंडक्शन। जबकि एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, आपका कवरिंग करने का काम करता है। एक तो काम करता है कवरिंग का, और एक काम करता है लाइनिंग का। ठीक है, बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, उसके अंदर की लेयर को लेयर बनाता है, तो उसको बोलते हैं लाइनिंग करना। और बॉडी के बाहर आउटर साइड से उसको कवर करता है, या आउटर साइड की जो लेयर बनाता है, तो उसको बोलते हैं कवर करना। ठीक, किसी भी ऑर्गन के बाहर से कवर कर रहा है, ठीक है, और किसी भी ऑर्गन के अंदर से कवर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं लाइनिंग। ठीक है, और दोनों ही क्या करते हैं, ये
दोनों ही चीज़ किस लिए करते हैं ये? प्रोटेक्शन के लिए, उस टिश्यू के प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाता है। तो अपन सिंपली बात करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू किस काम आता है? सिंपली बॉडी ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन के लिए बना होता है, लाइनिंग के लिए, कवरिंग के लिए होता है। मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो M4 आपको याद रखना है कि मस्कुलर टिश्यू यहाँ पर मूवमेंट के लिए काम आता है। मस्कुलर टिश्यू किस लिए बना होता है? मूवमेंट्स के लिए। मूवमेंट्स बोले तो आपको यहाँ पर एक टर्म याद रखनी है, लोकोमोशन। ठीक है, बॉडी की या फिर बॉडी की या ह्यूमन बॉडी की लोकोमोशन में, यानी कि मूवमेंट के अंदर, है ना, इधर उधर हाथ हिलाना, डुलाना, फ्लेक्शन करना, है ना, उन चीज़ों में मसल्स जो होती है वो हेल्थ रोल प्ले करती है। मस्कुलर टिश्यू वहाँ पर रोल प्ले करता है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम करता है? कनेक्टिव टिश्यू सिंपल सी बात है, कनेक्ट द बॉडी ऑर्गन्स, ऑल बॉडी ऑर्गन्स को या टिश्यूज को क्या करता है? कनेक्ट करने का, यानी बॉडी की प्रत्येक सेल्स को कनेक्ट करने का आपस में काम करता है। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। या फिर अलग अलग या फिर बोले तो बिटवीन टू स्ट्रक्चर ये कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, फेमस एग्जांपल है आपका बोन ले लो, आप टेंडन ले लो, या फिर तीसरा आपका ले लो ब्लड। तो ब्लड तो फेमस एग्जांपल है, ब्लड इज द टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है आपका, तो ये सारे के सारे 4 प्रकार के टिश्यू मैंने आपको बताए हैं। नर्वस टिश्यू की अपन बात कर रहे हैं, तो नर्वस टिश्यू की ओर अपन चलते हैं। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू अपन चलते हैं नर्वस टिश्यू की ओर। और नर्वस टिश्यू की अपन बात करें तो नर्वस टिश्यू सिंपली अपन बात कर रहे हैं कि 2 तरह की सेल से मिलकर बना होता है। अपन को सिंपल सा याद रखना है, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पर होती है। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पर होती है। ठीक है, पहली होती है आपकी न्यूरॉन, जिसे आप न्यूरल सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को आप मेन पैरेंकाइमल सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी जो होती है उसका नाम है आपका ग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लिया। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप? न्यूरोग्लिया बोल सकते हो, या फिर इसको नॉन पैरेंकाइमा बोल सकते हो आप, नॉन पैरेंकाइमा, या फिर इसको बोल सकते हो आप इंटरस्टिशियल। 2 पार्ट होते हैं किसी भी ऑर्गन के, या फिर किसी भी ऑर्गन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मेन पैरेंकाइमा, दूसरा होता है इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम होता है दूर वाला पार्ट होता है, या फिर बोलते हैं कि दो सेल्स के बीच में या फिर 2 टिश्यूज के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियम। यानी थर्ड स्पेस को अपन सुना है ना, थर्ड स्पेस जिसमें एडिमा वगैरह हो जाता है, तो थर्ड स्पेस जो होता है 2 टिश्यूज के बीच में, उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियम। जैसे कि ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स और जो सेल्स है या टिश्यू है, उसके बीच में एक तो ब्लड वेसल वाला स्पेस हो गया, उसके बाद में टिश्यू के अंदर वाला स्पेस हो गया, सेल के अंदर वाला स्पेस हो गया। तो पहला तो सेल के अंदर वाला स्पेस, दूसरा ब्लड वेसल के अंदर वाला स्पेस, और इन दोनों के बीच में कौन सा स्पेस? तीसरा स्पेस, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियम, यानी थर्ड स्पेस बोलते हैं। तो इंटरस्टिशियम वाला जो स्पेस होता है, उन वहाँ पर जो सेल्स पाई जाती है उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ये जो सेल्स होती है सपोर्ट करने का काम करती है, तो इनको अपन बोलते हैं सपोर्टिंग सेल। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं। इसके अलावा, ठीक है, अपन ने बात की कि नर्वस टिश्यू 2 टाइप की सेल से मिलकर बना होता है। आपका न्यूरॉन है, ठीक है, दूसरा है ग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लिया है, इसको न्यूरल सेल्स भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसको न्यूरल बोलते हैं तो इसको नॉन न्यूरल सेल्स बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर न्यूरॉन वाली प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट होती है नॉन न्यूरल सेल्स। ये मेन पैरेंकाइमल सेल्स होती है न्यूरॉन, ठीक है, जबकि वो नॉन पैरेंकाइमल होती है, यानी इंटरस्टिशियल सेल्स होती है। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करें तो ये जो होती है टोटल नर्वस सिस्टम के अंदर ये ओनली कितनी होती है? 10% होती है, जबकि ये 90% मात्रा के अंदर या फिर अमाउंट के अंदर पाई जाती है। भाई सिंपल सी बात ये है कि भाई कैसे न्यूरॉन को अपन क्या समझो? न्यूरॉन को समझो कि भाई एक तरह से वीआईपी पर समझो न्यूरॉन को, वीआईपी। ठीक है, और इसके चारों ओर मान लो कि 4 बॉडी गार्ड है। ठीक है, सपोर्ट करने वाले बॉडीगार्ड होते हैं, सपोर्ट करने वाले क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं हमेशा। और अधिकारी होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो एक ही होता है, और गार्ड क्या होते हैं? 2-2 4-4 होते हैं उसके साथ। तो पीआईपी तो कौन है यहाँ पर? न्यूरॉन है। ठीक है, जो कि कम है, 10% ही है, लेकिन यहाँ पर जो गार्ड है उसके बहुत सारे हैं सपोर्ट करने वाले, और न्यूरोग्लिया। ठीक है, न्यूरॉन को सपोर्ट करने वाली सेल्स होती है कौन? न्यूरोग्लिया। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती है, इंटरस्टिशियम के अंदर पाई जाती है।
ठीक है, नॉन न्यूरल सेल्स होती है। तो मैं सिंपल सी बात करूँ तो वीआईपी वाला एग्जांपल आप याद रख सकते हो कि कौन सी सेल्स वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी। ठीक है, यदि अपन बात करें तो न्यूरॉन जो होता है, जो न्यूरॉन होता है, मेन पैरेंकाइमल सेल्स अपन ने बोला है, तो मेन पैरेंकाइमा का मतलब सिंपल सा यही होता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसकी, ठीक है, नर्वस सिस्टम की, किसको बोला जाता है, न्यूरॉन को बोला जाता है। यानी कि मेन पैरेंकाइमा पार्ट वो होता है, सबसे पहली बात तो ये समझो कि पैरेंकाइमा होता क्या है। पैरेंकाइमा वो पार्ट होता है किसी भी ऑर्गन का जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है विद विद नहीं, विदाउट हेल्प ऑफ अदर सेल्स या अदर टिश्यू, विदाउट हेल्प ऑफ अदर टिश्यू। किसी भी ऑर्गन का वह पार्ट जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है उसको बोलते हैं मेन पैरेंकाइमा। जैसे लंग्स के अंदर अपन बात करें तो जो एल्वोलाई जो होती है, और एल्वोलाई के चारों ओर के होते हैं अदर फाइब्रस टिश्यू वगैरह, ठीक है, और भी सेल्स होती है। तो उन सेल्स को क्या बोला जाता है, सपोर्टिंग सेल्स बोला जाता है, या फिर उनको इंटरस्टिशियल सेल्स बोला जाता है। तो मेन पैरेंकाइमा वाला पार्ट कौन सा होता है लंग्स का, वो आपका एल्वोलर जो पार्ट होता है, वो जो एल्वोलाई है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन सी है उसकी, लंग्स की एल्वोलाई है, वो होती है। इसी तरह से न्यूरॉन के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर, नर्वस टिश्यू के अंदर आपका न्यूरॉन जो है मेन पैरेंकाइमा होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पार्ट होता है जो कि एक्साइटेशन का काम करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, वहीं से क्या होता है आगे की सारी प्रोसेस क्रिएट होती है, प्रोसेस्ड होती है। जबकि जो अदर पार्ट है आपका न्यूरोग्लिया है, वो केवल सपोर्ट करने का काम करता है। वहाँ पर उनको बोलते हैं कि एक तरह से आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराना है ना, वहाँ को उनको फंक्शन करने के लिए आपको प्रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के अंदर अपन बात करें, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के अंदर यदि अपन बात करें तो यदि अपन बात करें कि भाई स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तो अपन बात करेंगे सिंपल सी सिंपल न्यूरॉन होता है। लेकिन यहाँ पर एक चेंज है, एक अपडेट है, वो आपसे सिंपल सा ये पूछ ले कि भाई आप तो ये बताओ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, और आपको ऑप्शन में वो न्यूरॉन ना दे, तो उस कंडीशन में आपको याद रखना वहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल जो होता है, यहाँ पर चेंज किया गया है कि एक्शन पोटेंशियल को क्या माना जाता है, यहाँ पर फंक्शनल माना जाता है। क्योंकि 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 क्यों क्योंकि क्योंकि यहाँ पर होता यह है कि भाई जब कोई भी न्यूरॉन एक्साइट होता है, स्टिमुलस मिलता है, तो उस टाइम पर जो स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस जनरेट होता है, जनरेट होने के बाद में कि वो क्या होता है, वहाँ से कंडक्शन होता है किसका, उस इंफॉर्मेशन का क्या होता है वहाँ पर कंडक्शन होता है। और जैसे ही वो कंडक्ट होने लगता है तो एक तरह से वो फिजियोलॉजी के अंदर आ गया। ठीक है, जनरेट होने तक तो क्या है, वो एक तरह से आपका स्ट्रक्चर ने काम किया है, वहाँ पर से स्ट्रक्चर ने काम किया है। जैसे ही स्टिमुलस जनरेट हुआ अब वो फंक्शन करेगा। फंक्शन कैसे करेगा, इन्फॉर्मेशन को आगे ले जाएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने का फंक्शन करेगा। तो कन्वे करने का फंक्शन कर रहा है यानी कंडक्शन का काम कर रहा है। और तब उस कंडीशन में वो क्या कहलाता है, एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। यानी कि जो भी एक्शन वहाँ पर हुआ है उस एक्शन के थ्रू फलस्वरूप क्या होगा, वहाँ पर आगे की तरफ क्या होगी, प्रोसेस होगी। ठीक है, इसलिए वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल को, या फिर अपन बोले तो जो नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, उसको क्या बोला जाता है, फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। आजकल उसको चेंज कर दिया गया है, न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते थे, लेकिन स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बोल रहे हैं न्यूरॉन को, तब तक तो ठीक है। लेकिन आपसे सेपरेटली पूछ लिया जाए कि न्यूरॉन को या फिर फंक्शनल यूनिट क्या है आपकी नर्वस सिस्टम की, तो आपको याद रखना है एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्सेस, आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो मैंने बताया कि ये कितना कितना पार्ट होता है। अब अपन बात करें आगे की तरफ, तो जो आपकी न्यूरॉन है, जो आपके न्यूरॉन है, जो आपके न्यूरॉन है, और एक तरफ है आपकी न्यूरोग्लिया। ठीक है, तो न्यूरॉन जो है और आपकी न्यूरोग्लिया जो है, उसके अंदर अपन बात करें तो न्यूरॉन जो है ये होती है आपकी एक्साइटेटरी सेल्स होती है। न्यूरॉन जो होती है एक्साइटेटरी सेल्स होती है, या फिर बोले तो आप कंडक्टिंग सेल्स होती है। कैसी सेल्स होती है, कंडक्टिंग सेल्स होती है। एक्साइटेटरी सेल्स होती है, कंडक्टिंग सेल्स होती है, जबकि ये कैसी होती है आपकी नॉन एक्साइटेटरी
होती है और ये नॉन नॉन कंडक्टिंग सेल्स होती है। ठीक है, ये अपन को क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा अपन बात करें तो इसके अलावा अपन यदि बात करें तो ये जो इसके अलावा अपन यदि बात करें तो इसके अंदर जो न्यूरॉन के अंदर पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है, जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर अपन यदि बात करें तो ये जो ये जो आपका न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के अंदर मैं अभी समझा देता हूँ आगे के लिए, थोड़ा मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन जो है, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन एब्सेंट होता है, या फिर सेल डिवीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि इसके अंदर सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है। क्योंकि इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन एब्सेंट होता है, माइटोटिक डिवीजन नहीं होता, तो इसको अपन बोलते हैं नॉन माइटोटिक सेल्स बोलते हैं। जबकि ये जो इधर वाली सेल्स जो होती है न्यूरोग्लिया, इनके अंदर माइटोसिस प्रेजेंट होता है, तो इनको बोलते हैं अपन माइटोटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूरॉन्स के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, चाहे वो माइटोटिक हो चाहे वो मियोटिक हो, ठीक है, किसी भी तरह का इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, जबकि न्यूरोग्लिया के अंदर आपको सिंपली याद रखना है, इसके अंदर पाए जाने वाला जो आपका, ठीक है भाई, मियोसिस तो आपको पता है सिंपली गैमेट्स के अंदर होता है। ठीक है, जो स्पर्मोजेन जो आपका गैमेटोजेनेसिस होता है, गोनाड्स जो होते हैं उनकी जो सेल्स है उनके अंदर ही होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो अदर सेल्स है उनके अंदर तो माइटोटिक ही होता है ना, तो अदर सेल्स के अंदर भी न्यूरोग्लिया भी आ रही है, न्यूरॉन भी आ रही है, लेकिन न्यूरॉन के अंदर तो सेल डिवीजन होता ही नहीं है, तो माइटोटिक डिवीजन नहीं होता है, जबकि न्यूरोग्लिया के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तो ये जो आपका न्यूरॉन है वो ट्यूमर से रिलेटेड नहीं होता है, इसके अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि न्यूरोग्लिया क्या होती है, रिलेटेड टू नियोप्लाज्म, इसके अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, अब ये क्यों हो सकता है, ये सारी चीज़ें क्यों हो सकती है, इसको अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने के लिए सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बिकॉज ऑफ एब्सेंट ऑफ सेंट्रोसोम इन न्यूरॉन सेल, क्योंकि जो आपकी न्यूरॉन सेल होती है उसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर ये सारी चीज़ें ना तो ट्यूमर से रिलेटेड होता है, ना ही इसके अंदर ट्यूमर बनता है, ना इसके अंदर सेल डिवीजन होता है, जबकि इसके अंदर ऐसा मतलब कि सेंट्रोसोम इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सेल डिवीजन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन को समझने के लिए मैं बता देता हूँ आपको सेल डिवीजन के अंदर कैसे, कि भाई जो सेल डिवीजन होता है अपन को जनरली पता है, सेल डिवीजन होता है वो दो तरह का होता है आपका, एक तो होता है आपका माइटोटिक, एक होता है आपका मियोटिक। ठीक है, अब माइटोटिक और माइटोटिक में और मियोटिक में अपन कंफ्यूज होता है कि इसमें कौन सा वाला है। हिंदी वाले वो जो इंग्लिश वाले लोग हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, एक तो होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि कौन सा तो अर्धसूत्री होता है और कौन सा समसूत्री होता है, कि भाई बोलने में कौन सा टिपिकल है और बोलने में कौन सा क्या है, ईजी है। ठीक है, तो उसको अपन क्या करते हैं, एक साथ जोड़ दो। मियोटिक जो होता है थोड़ा बोलने में
अर्ध है, मतलब जैसे अर्धसूत्री को बोलने में दिक्कत होती है, ऐसे म्यूटिक को बोलने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है कंपेयर टू माइटोटिक। इन दोनों को क्या कर दो, साथ कर दो। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, जो 46 क्रोमोसोम है वो 23 में और 23 में, सॉरी, माइटोटिक डिवीजन के अंदर क्या होता है, वो 46 में और 46 में ही क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। उनकी जो डॉटर सेल्स है उनके अंदर क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल बात करें तो ऑल बॉडी सेल्स एक्सेप्ट गोनाड्स, ठीक है, या फिर गैमेट्स, हमको पता है सिंपल सा। जबकि मियोटिक डिवीजन किसके अंदर होता है, मियोटिक डिवीजन के अंदर जो 46 क्रोमोसोम होते हैं वो 23 में यानी कि आधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनकी संख्या हाफ हो जाती है, नंबर्स क्या हो जाती है, नंबर हाफ हो जाती है। तो 46 में कितने रहता है, 23 रह जाता है। ठीक है, डिवीजन होने पर, और डिवीजन होने के बाद में कितने रह गए, 23 और 23 रह गए। ठीक है, अब ये इसका एग्जाम्पल की बात करें तो, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि अपन के गोनाड्स है, ठीक है, जो गैमेट्स है, गैमेट्स या गोनाड्स, गोनाड्स कौन से, अपन के ओवेरी और आपके टेस्टिज। ठीक है, ओवेरी और टेस्टिज के अंदर जो सेल्स पाई जाती है कौन कौन सी आपकी, एक तो आपका ओवम है, ओवेरी से तो निकलता है ओवम, और टेस्टिज से निकलता है आपका स्पर्म। ये जो गैमेट्स है इनको तो बोलते हैं गैमेट्स और इनको बोलते हैं आपके गोनाड्स। ठीक है, तो ये जो सेल्स है इनके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 23 और 23 होते हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो ये 23 प्लस 23 मिलकर क्या करते हैं, 46 बनाते हैं। तो इस तरह से भी क्रोमोसोम नंबर पूरी होती है, और जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम नंबर की हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई यहाँ तक। लेकिन अपन को पता है, एक चीज़ बताइए कि जब बॉडी के अंदर क्या होती है, इंजरी, जब बॉडी के अंदर इंजरी होती है और तो उसके अंदर क्या होता है, घाव बढ़ता है, और घाव बढ़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, रीजनरेशन होता है। जब रीजनरेशन होता है तो उस कंडीशन में कौन सी सेल्स के अंदर रीजनरेशन होता है, ठीक है, कौन सी सेल्स के अंदर रीजनरेशन होता है, ये आपका, आपसे मेरा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि जब बॉडी के अंदर मान लो कि कोई कोई भी बॉडी की सेल्स है, एनी बॉडी सेल्स, उसके अंदर जब इंजरी होती है, जब उसको दोबारा से बनाने की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पर उसके अंदर जो 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि दूसरे बनेंगे तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम नहीं बनेंगे या 23 रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो 46 क्रोमोसोम्स है वही 46 क्रोमोसोम्स रीजनरेशन वाली सेल्स के अंदर होते हैं। तो बॉडी की कोई भी सेल्स हो, केवल गैमेट्स के अलावा, उन सबके अंदर जब रीजनरेशन होता है तो क्रोमोसोम नंबर क्या होती है, सेम होती है जो पिछले वाले में थी। ठीक है, पिछले वाली सेल्स के अंदर थी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंपली सिंपली वहाँ पर क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन बोलते हैं। वहाँ पर क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस होता है 4 फेज के अंदर। एक होता है प्रोफेज, पहली फेज होती है प्रोफेज, इसको याद रखने की ट्रिक है, पीमेट, प्री मेडिकल एडमिशन टेस्ट, ऐसे याद रख सकते हो। तो प्रोफेज, मेटाफेज, तीसरा है आपका एनाफेज, और चौथा है आपका टीलोफेज। ये क्या होती है, इसकी 4 फेज होती है। मैं माइटोसिस की यदि बात करूँ तो माइटोसिस के अंदर 4 फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, जब क्या हो रहा होता है, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, जब जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर सेल डिवीजन हो रहा होता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो क्रोमोसोम है, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम है, ठीक है, उसके अंदर जो पाए जाने वाले क्रोमोसोम है, ठीक है, उसके अंदर जो पाए जाने वाले क्रोमोसोम है, इस मेटाफेज स्टेज के अंदर, मेटाफेज स्टेज के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर एक क्या बन जाती है, प्लेट बन जाती है। ठीक है, क्या बनती है, यहाँ पर एक प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है मेटाफेज, जिसको अपन क्या बोलते हैं,
मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। तो वो कोई क्वेश्चन पूछेगा मेटाफेजिक प्लेट किस फेज ऑफ सेल डिवीजन बनती है, माइटोसिस में बनती है, तो आपका है मेटाफेज के अंदर बनती है। ठीक है, तो मेटाफेजिक प्लेट से क्या होता है, ये जो गुणसूत्र है यहाँ पर कितने हैं, ये 46 है टोटल कितने हैं अभी 46 है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पाया जाता है आपका ऊपर की तरफ, यहाँ पर मतलब इसमें पाया जाता है आपका सेंट्रोसोम। दोनों तरह के होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं। ये सेंट्रोसोम क्या करते हैं, आपके इन गुणसूत्रों को क्या करते हैं, खींचते हैं, कहाँ पर, अपनी ओर खींचते हैं, अपर पोल की तरफ और लोअर पोल की तरफ। जब इन गुणसूत्रों को इस मेटाफेजिक प्लेट से अपनी अपनी ओर खींचते हैं, इधर भी और इधर भी, तो ये गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है 23 और 23। ठीक है, ठीक है, बात समझ, 23 नहीं रहेगी इसके अंदर, 23 क्यों रहेगी भाई। ठीक है, इसके अंदर डिवीजन होगा, तो ये क्या करेंगे, एक मिनट, ठीक है, ये क्या करेंगे, गुणसूत्रों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। ये मेटाफेज में सेंट्रोसोम क्या करता है, गुणसूत्रों को अपनी ओर आपस में खींचता है। खींचने के बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, आगे के पेज के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 46 और 46 यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये गुणसूत्र जब अपनी ओर खींचते हैं गुणसूत्रों को, क्रोमोसोम को, तो यहाँ पर जो रोल प्ले कर रहा है उसका नाम क्या है, यहाँ पर किसका रोल आया, भाई गुणसूत्रों को डिवाइड करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर गुणसूत्रों को डिवाइड करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर सेंट्रोसोम। ठीक है, ये सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रोमेयर जो है, ये क्या कर रहा है, अपनी ओर गुणसूत्र को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, पुल टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो मैं सिंपल सी बात करूँ, इन गुणसूत्रों को डिवीजन करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर इस पेज के अंदर डिवाइड करने का काम कौन करता है, डिवाइडेड बाई सेंट्रोसोम। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सी बात है, जब सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम पर रोल प्ले किसका होता है, रोल किसका होता है, यहाँ पर सेंट्रोसोम का होता है। ठीक है, ये सेंट्रोसोम ही होता है जिसकी वजह से सेल के अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, तो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन बना लो यहाँ पर, कि सिंपल सी बात है कि रिक्वायर्ड ऑर्गेनेल फॉर सेल डिवीजन। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो किसके लिए ज़रूरी होता है, सेल डिवीजन के लिए, तो आपको याद रखना है सेंट्रोसोम ज़रूरी होता है, कौन, या सेंट्रोमेयर ज़रूरी होता है। ठीक है, यदि सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोसोम है, तो वहाँ पर क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो अपन किसकी बात कर रहे थे, नर्वस टिश्यू की बात कर रहे थे। नर्वस टिश्यू के अंदर जो न्यूरॉन है, जो न्यूरॉन की सेल्स है, उसके अंदर क्या होता है, हर तरह के क्या पाए जाते हैं, उसके अंदर ऑर्गन पाए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर सोमा के चारों ओर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, आपको लाइसोसोम मिलेगा, लाइसोजाइम मिलेगा, है ना। उसके अंदर आपको और भी न्यूक्लियस मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो सेंट्रोसोम के नहीं होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है, और सेल डिवीजन नहीं होता है तो सेल ग्रो नहीं करती है, सेल के अंदर रीजनरेशन नहीं होता है, नो ग्रोथ, नो माइटोसिस। माइटोसिस ही नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, और ग्रोथ नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ पर रीजनरेशन नहीं होगा। जब रीजनरेशन नहीं होगा तो एक बात बताओ, हील भी नहीं होगा, हीलिंग भी नहीं होगी। यदि एक बार इंजरी हो गई, आफ्टर इंजरी क्या होगी, हीलिंग नहीं होगी तो वहाँ पर क्या होगा, डैमेज जो होगा वो कैसा होगा, एक तो डैमेज क्या होगा, वहाँ पर परमानेंट डैमेज होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, यदि कभी भी न्यूरॉन सेल के अंदर डैमेज हो गया, या फिर नर्वस सिस्टम के ऐसे पार्ट के अंदर डैमेज हुआ है, या फिर उस पार्ट के अंदर डैमेज हुआ है जहाँ पर न्यूरॉन सेल डैमेज हो गई है, ठीक है, न्यूरॉन डैमेज हो गया, तो वो न्यूरॉन क्या होते हैं, रिकवर नहीं होते, रीजनरेट नहीं होते। ठीक है, दूसरी अपन बात करें कि रीजनरेशन के बाद, दूसरी अपन बात करें कि भाई जो आपका रीजनरेशन है, रीजनरेशन किसकी वजह से होता है, सेल डिवीजन की वजह से होता है, ये बात तो ठीक है। यदि अपन ट्यूमर की बात करें तो ट्यूमर ट्यूमर का मतलब क्या होता है, न्यूप्लाज्म का मतलब क्या होता है, रैपिड ग्रोथ।
ट्यूमर का मतलब क्या होता है? सिंपल सा रैपिड इनवॉलेंट्री अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। ठीक है, वो भी कब होगी? एज ए रिजल्ट ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन तो है ही नहीं ना, नॉर्मली सेल डिवीजन नहीं हो रहा तो रैपिड कहाँ से होगा? ठीक है, तो ये क्या है? नियोप्लाज्म के अंदर होता है। न्यूरॉन के अंदर ये सारी चीज़ है ही नहीं ना, न्यूरॉन के अंदर सेल डिवीजन ही नहीं है तो रैपिड ग्रोथ कहाँ से होगी? तो न्यूरॉन के अंदर न्यूप्लाज्म वाली कंडीशन भी नहीं देखी जाती। ठीक है, ट्यूमर भी नहीं देखा जाता, ना ही कैंसर वाली कंडीशन इसके अंदर देखी जाती है। यदि कैंसर की बात करेंगे तो आपको सिंपली सिंपली किसकी बात करनी पड़ेगी? नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोग्लिया की बात करनी पड़ेगी, जिसके अंदर ट्यूमर में भी हो सकता है, या नियोप्लाज्म वहाँ पर हो सकता है, या पर कैंसर वहाँ पर हो सकता है, चाहे वो बेनाइन हो या फिर वो मैलिग्नेंट हो। ठीक है, वहाँ पर वो हो सकता है। तो न्यूरोग्लिया ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर क्या हो सकता है? कैंसर वहाँ पर फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताने की थोड़ा ट्राई किया है। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि भाई कि नियोप्लाज्म जो है, नियोप्लाज्म एसोसिएटेड विद, या नियोप्लाज्म ऑफ ब्रेन टिश्यू एसोसिएटेड विद, और एग्जाम्पल में क्वेश्चन देके पूछ लिया मैंने आपसे, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया, या फिर सी बात करें तो बोथ, या फिर डी बोले तो नन। आपको सिंपल सा आंसर टिकाना है कि न्यूरोग्लिया जो है आपका, जो सॉरी न्यूप्लाज्म जो है किसके अंदर पाया जाएगा? न्यूरोग्लिया के अंदर पाया जाएगा। न्यूरॉन से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये सिंपल सा क्या है यहाँ पर। या फिर मैलिग्नेंसी की बात करें, वो आपसे मैलिग्नेंसी पूछ ले तो मैलिग्नेंसी भी किससे रिलेटेड होगी? मैलिग्नेंसी किससे रिलेटेड होगी? आपकी न्यूरोग्लिया से रिलेटेड होगी। और उस मैलिग्नेंसी को क्या बोलते हैं, या फिर उस ट्यूमर को क्या बोलेंगे जो किसके अंदर होगा? न्यूरोग्लिया के अंदर। ठीक है, या फिर ग्लियल सेल्स के अंदर जो ट्यूमर होगा उसको क्या बोलते हैं? सिंपली अपन क्या बोलते हैं उसको? ग्लियोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? न्यूरोग्लियोमा बोल लो या फिर ग्लियोमा बोल लो। अब ग्लियोमा ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि ग्लियल सेल्स भी अलग अलग टाइप की होती है। हो सकता है एस्ट्रोसाइटोमा हो सकता है एस्ट्रोसाइटोमा हो। ठीक है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स के अंदर हो सकता है, और भी तरह की सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या क्या हो सकता है? ग्लियोमा प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर ब्रेन ट्यूमर प्रेजेंट हो सकता है। ये क्या था यहाँ पर? इंट्रोडक्शन पार्ट था किसका? नर्वस सिस्टम का। या फिर अपन बात करें तो आपके नर्वस टिश्यू का, या नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्टिव पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन जब बात करेंगे तो मैं टॉपिक लेकर के आऊँगा आपके सामने, और उस टॉपिक का नाम रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने बात की थी सिंपली कि भाई न्यूरॉन क्या होता है, या फिर नर्वस टिश्यू क्या होता है। अलग अलग टाइप के टिश्यू पड़े थे, उसमें से नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है न्यूरॉन, और न्यूरोग्लिया दो तरह की इसके अंदर सेल्स पाई जाती है। अब इन दो सेल्स को अपन क्या करेंगे? अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। न्यूरॉन के बारे में और दोनों के बारे में अपन ने डिफरेंस कर लिया है। डिफरेंस करने के बाद में अपन न्यूरॉन, स्पेसिफिकली न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये अपन क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, यहाँ तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपके लिए नई क्लास लेके आ सकें और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तो आज की क्लास यहीं तक। आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, मैं कोशिश की है सिंपली वे में समझाने की। हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हो, लेकिन जो भी पॉइंट मुझे मेरे दिमाग में ध्यान में आए थे मैंने आपको समझाया। इससे आगे शायद नहीं पूछेगा, इतना ही पूछता है, सुपरफिशियली चीज़ें पूछी जाती है, और यही क्वेश्चन जो आते हैं तो अपन एग्जाम में अटक जाते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।